अगर आप एक बिलियनर हो तो बहुत सारे लोग एग्री करेंगे कि आप बहुत बड़े हो फेल होने के लिए। अगर आपके एसेट्स 80% भी नीचे गिर जाएं फिर भी आपके पास हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स रहेंगे। अगर आप ओरिजिनली एक मल्टी बिलियनर होते तो आपके पास फिर भी $500 million होते हैं अभी तक तो। और हालांकि ये सही है कैश बिलियनर्स के लिए जो इनके पास बहुत कम कर्जा है, मगर सारे बिलियनर्स के फॉर्च्यून्स ऐसे सॉलिड फाउंडेशंस पे नहीं बनते। और बहुत सारे केसेस में एक रिसेशन या डाउनटर्न मार्केट में सारी चीज़ें ख़त्म कर देता है और किसी को भी पता नहीं चलता। और इस बात को शॉन क्विन से अच्छी तरह से कोई नहीं जान सकता। 2008 में शॉन सबसे रिचेस्ट इंसान थे आयरलैंड की, जिनकी एस्टिमेट वर्थ थी $6 बिलियन की। मगर 2011 में शॉन ने ना तो सिर्फ सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया, मगर वो बैंकरप्ट के लिए फाइल कर चुके हैं और साथ ही साथ उन पर $3.5 बिलियन का कर्जा है। इस दिन तक शॉन ने इस होल से बाहर नहीं आ पाए। और ये जो भी सारी इंडस्ट्रियल फॉर्च्यून है, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री का पार्ट बन के रह चुकी है। तो किस तरह से शॉन क्विन आयरलैंड के सबसे अमीर इंसान से बैंकरप्सी फाइल करने में आ गए सिर्फ 3 सालों में। अगर थोड़ा पीछे जाए तो शॉन का जन्म 5 दिसंबर 1947 को एक छोटे से गांव डेडलिन जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड में है वहाँ पे हुआ था। शॉन की फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब फार्मर्स थे जो कि सर्वाइव करना चाहते थे डेली बेसिस पे। तो शॉन के पास कभी भी लग्जरी नहीं हुई कि वो एजुकेशन या फिर कैरियर बनाने में फोकस कर सके। उनको अपना सारा टाइम फार्म चलाने में लगाना पड़ता था और स्कूल को भी ड्रॉप आउट कर लेते थे जब वो 14 साल के थे, क्योंकि उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। और जब उन्होंने ड्रॉप आउट लिया, शॉन ने ऑल्टरनेटिव वेज ढूंढे जहाँ पे वो फैमिली के फार्म को प्रॉफिटेबल बना सकते थे, क्योंकि उनका फार्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं था जब बात आती थी फसल उगाने की या फिर जानवर पालने की। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया उन्हें सोल्यूशन लाने में। मगर शॉन ने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि उनका फार्म बहुत सारे चीज़ों से भरा हुआ है जो कि ज़्यादा डिमांड में है। और हम उस चीज़ की बात नहीं कर रहे कि सोना हो या ड्रग्स हो, हम बात कर रहे हैं बजरी की। शॉन ने 100 यूरोज बोरो करे और साथ ही साथ एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया बजरी को ज़मीन से अपने 23 एकड़ के फार्म से। और जब उन्होंने उसे धोया और उसके बाद लोकल बिल्डर्स को बेचा, तो हालांकि वो इतना बेचना इतना प्रॉफिटेबल नहीं था, मगर फिर भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा क्योंकि बजरी थी, वो बहुत ज़्यादा चीप बिजनेस बना चलाने के लिए। और काफ़ी समय बाद शॉन ने अपना बिजनेस ऑफिशियल बनाया से शेन क्विन क्वेरीज लिमिटेड नाम से कंपनी रजिस्टर करके। और धीरे धीरे समय के साथ साथ वो बाकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स भी बेचने लगे। और जो सबसे बड़ा जंप था उनका आगे, वो था जब उन्होंने सीमेंट बेचना शुरू कर दिया और वही उनकी किस्मत का कारण बनेगा। जो सीमेंट बिजनेस था वो काफ़ी अच्छा चलने लगा और शॉन ने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री जैसे ग्लास और प्लास्टिक में भी एंट्री करी। हालांकि शॉन ने बहुत सारी सब्सिडरीज खोल ली थी 1970 से 80s तक, मगर बहुत सारी जो उसमें से थी कंस्ट्रक्शन पे ही कंस्ट्रक्टेड थी। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा सब्सटेंशियल नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बना पाए वो गैलिक एथलेटिक एसोसिएशन से, जो कि एक ग्रुप है जो कि आयरिश स्पोर्टिंग और कल्चर को फोकस करता है। तो शॉन को ये लगा कि कंफर्टेबल है काफ़ी ज़्यादा इस ग्रुप के मेंबर से डील करना, और डेकेड से उन्होंने किसी भी और चीज़ में डील नहीं की। मगर 1990s के बाद शॉन ने पहला स्टेप लिया कंस्ट्रक्शन से बाहर भी। शॉन सीधा ही टेक कंपनी शुरू करने या फिर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने नहीं चले गए। डाइवर्सिफिकेशन के मामले में शॉन ने इंडस्ट्रीज देखी जिसमें सिमिलर स्टेबिलिटी है और कंसिस्टेंसी है कंस्ट्रक्शन की, जो कि उन्हें लेके आया फाइनेंस में। 1996 में शॉन ने क्विन फाइनेंशियल सर्विस को फाउंड किया था, जिसने काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज देना शुरू किया। मगर उनका सबसे पॉपुलर बिजनेस था इंश्योरेंस। हालांकि ये जो चीज़ थी फैक्ट था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे शॉन नॉर्दर्न आयरलैंड में, और उनकी वेल्थ भी 0 से हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में चली गई थी पिछले कुछ दशकों में। तो सबसे ज़्यादातर लोगों को जो भी सैन को जानते थे वो उन्हें एक हार्ड वर्किंग आयरिश मैन की तरह जानते थे। और क्योंकि उनका घर काफ़ी अच्छा था और गाड़ियाँ थी, मगर वो कभी भी अपना कनेक्शन आम इंसानों से नहीं छोड़ा उन्होंने। और वो इतने अच्छे थे कि वो अपनी रिलेशनशिप अपनी कम्युनिटी के साथ बनाते जा रहे थे। वो ना कि हाईली एजुकेटेड लोगों को यूएस और यूरोप से बुलाने की बजाय शॉन ने ये प्रेफर किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लोगों को एम्प्लॉय करेंगे। और अपने पीक पे शॉन ने 8000 लोगों को एम्प्लॉय किया, इसमें 5500 तो सिर्फ आयरलैंड से ही थे, क्योंकि शॉन का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था कम्युनिटी से। बहुत सारे आयरिश लोगों ने ये प्रेफर किया कि वो खुद को इंश्योर करेंगे क्विन फाइनेंशियल सर्विसेज से, इसके बजाय कि किसी बड़े यूरोपियन बैंक से। इसी की वजह से जो कंपनी है वो इतनी बड़ी हो गई कि उसने आयरलैंड की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर बूपा को खरीद लिया 2007 में 150 मिलियन यूरोज देकर। ये काफ़ी बड़ी बेट थी, मगर शॉन जो थे काफ़ी आसानी से अफोर्ड कर सकते थे, क्योंकि उनकी फाइनेंस कंपनी ने
123 मिलियन यूरोस का प्रॉफिट बना लिया था पिछले 6 महीनों में 2006 के। फाइनेंशियल इंडस्ट्री के साथ ही शॉन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी गए। 1990 तक शॉन ने बहुत सारे होटल्स खरीद लिए थे आयरलैंड के आसपास, यूके और ईस्टर्न यूरोप में भी। और सबसे फेमस एक्वेशन 2004 में आई थी जब उन्होंने प्लॉग ह्यूल्टन को 145 मिलियन यूरोस में खरीदा। शॉन ये सारी नई इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रैक्ट करने नहीं देना चाहते थे, ग्रोइंग करने में अपने कोर बिजनेस को। इसलिए 2000 में वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे थे कंस्ट्रक्शन बिजनेस को, केमिकल्स, रेडिएटर्स और एनर्जी पे। और इस पॉइंट पे शॉन के बिजनेस काफ़ी बड़े थे और बहुत सारे डाइवर्सिफाइड थे फेल होने के लिए। मगर एक बैड इन्वेस्टमेंट लगी सारे के सारे डिकेड्स ऑफ वर्क को ख़त्म करने में। जो ज़्यादातर शॉन का फाइनेंशियल पेन है वो वापस हमें फेटफुल इन्वेस्टमेंट में लेके आता है एंग्लो आयरिश बैंक में। अब थोड़ा पीछे जाएं तो बैंक जो था नोटोरियस था रिच प्रॉपर्टी डेवलपर्स को फंड करने में पैसे से, जिसकी वजह से वो गैम्बल कर सके स्पेकुलेटिव रियल एस्टेट में। इसी रेट्रोस्पेक्ट में ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था कि आप क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे ऐसी कंपनी में जब हाउसिंग बबल की शुरुआत थी। मगर उस समय ये ज़्यादा ऑब्वियस नहीं था। और शॉन के पर्सपेक्टिव से बैंक के क्योंकि रिलेशनशिप थे बहुत सारे वेल्दी रियल एस्टेट डेवलपर से, तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी सेफ बेट हो जाएगी। इसलिए 2000 की शुरुआत में सैन ने इन्वेस्ट की $1.3 बिलियन उस बैंक में, जो कि 28% के स्टेक के साथ। और अगर ये इन्वेस्टमेंट डूब भी जाती तो बहुत ज़्यादा हालांकि दर्दनाक तो होती, मगर शॉन को कोई भी दिक्कत नहीं आती, वो बैंक्रप्सी के रिस्क में नहीं आते। मगर ये चेंज होने वाला था जब बैंक का स्टॉक ड्रॉप होने लगा 2007 में। हमें एक चीज़ तो देखनी होगी कि शॉन ने ये सोचा कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डिप को बाय कर लेंगे और बस कुछ ही समय में वापस रिकवर कर जाएगा बैंक। इसी वजह से शॉन ने अपनी बेट को डबल कर लिया और लोन ले लिए अपने दूसरे कंपनीज़ के लिए, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट को खरीद सके डिफरेंस और CFDs में। CFDs जो होते हैं वो एक फाइनेंशियल सर्विसेज के डेकोरेटिव टाइप होते हैं और उनकी इनर वर्किंग्स तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, मगर आपको जितना समझ में आना चाहिए वो एक फॉर्म ऑफ लेवरेज ट्रेडिंग है, जिसका मतलब ये है कि गेंस और लॉसेज जो है प्राइस शेयर में एम्पलीफाइड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर शेयर प्राइस 2% रिकवर कर जाता है तो आप 20% बना पाओगे, मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर 2% गिर जाता है तो आप 20% लूज कर दोगे। अब यहाँ पे कोई एक्सक्यूज नहीं होता इतना सारा पैसा बोरो करना है ऐसे गैम्बल के लिए। मगर शॉन जो थे वो खुद भी इडियट नहीं थे, बहुत सारे कपल ऑफ मिसलीडिंग ग्रीन फ्लैग्स थे जिसकी वजह से वो इस पाथ में आए। सबसे पहले तो एंग्लो स्टॉक जो था वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था रेस्ट ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री से। इसका मतलब ये नहीं है कि एंग्लो स्टॉक काफ़ी अच्छा हाई चल रहा था, मगर वो डाउन था अपनी ओवरऑल फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। इसकी वजह से शॉन को ये कॉन्फिडेंस आया कि बाकी इन्वेस्टर्स भी इस पोटेंशियल देखा उनको एंग्लो में। मगर रियलिटी ये थी कि डजन्स ऑफ एक्सट्रीमली वेल्दी इंडिविजुअल जो थे वो शेयर प्राइस को बढ़ा रहे थे झूठे तरीके से। क्योंकि एंग्लो स्टॉक स्टार्टेड हुआ जब गिरना, तो एंग्लो ने गलत तरीके से टॉप 10 बिगेस्ट इन्वेस्टर्स के पास और डायरेक्टर्स के पास गए और उनको लोन्स दिए, जिसकी वजह से वो एंग्लो का स्टॉक खरीद सकें। और इसी की वजह से शॉन भी एंग्लो का स्टॉक खरीदने लगे। और इस जो भी सारा एक्स्ट्रा बाइंग प्रेशर आया वो गलत सेंस ऑफ सिक्योरिटी को लेके आया, और प्रॉपिंग ऑफ करने के स्टॉक प्राइस के साथ ही एंग्लो जो था वो प्रॉप कर रहा था अपने फंडामेंटल्स में साथ भी। क्योंकि एंग्लो ने लोन ले रखा था अपने राइवल से, जो कि खुद ही वो डिपॉजिट कर देते थे अपने अकाउंट में, जिसकी वजह से ऐसा लगता था कि एंग्लो और ज़्यादा सॉल्वेंट है जिसके बजाय कि वो रियली में थे। इसकी वजह से एंग्लो हालांकि ऊपर तक रहा फाइनेंशियल क्राइसिस की शुरुआत में, मगर जब बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे बंद होने लगे तो एंग्लो भी बंद होने वाला था। और शॉन जो कि एंग्लो में काफ़ी ज़्यादा थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। अब क्योंकि शॉन ने सब कुछ एंग्लो के स्टॉक पे खोया था, तो वो अपना एंग्लो के लोन्स पे बैक नहीं कर पाए और एंग्लो शॉन के पीछे आ गए। शॉन और उनकी फैमिली ने फायर बैक किया लॉसूट्स के साथ एंग्लो के अगेंस्ट, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि एंग्लो ने प्राइस और फंडामेंटल्स के साथ गेम खेला है। मगर ये कभी भी डिटरमाइन नहीं हो पाया कि एलिगेशन सही है या गलत। मगर हमें ये चीज़ तो पता है कि एंग्लो ने लोन्स दिए थे टॉप इन्वेस्टर्स, डायरेक्टर्स और राइवल को, जो कि खुद में उन्होंने इन्वेस्ट किया एंग्लो में दोबारा से। मगर एंग्लो ये भी क्लेम करता है कि वहाँ पे कोई भी लॉ नहीं तोड़ा है उन्होंने, क्योंकि वो तो सिंपली अपने रोल फुलफिल कर रहे थे बैंक की तरह। वो अपना पैसा को लोन कर रहे थे और फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे थे। और ऐसा नहीं है कि वो कोई सिक्योरिटीज़ फ्रॉड या पंप एंड डंप का क्राइम कर रहे थे। मगर बैंक की फॉल्ट नहीं है कि शॉन ने अपना सारा एंग्लो स्टॉक में लगा दिए पैसे, और वो इतने तो स्मार्ट थे 1990 में कि वो डाइवर्सिफाई करना चाहिए था कंस्ट्रक्शन से। तो उनको इतना तो पता है कि अपने सारे अंडे एक ही डब्बे में नहीं डालने चाहिए थे, कितने भी कॉन्फिडेंस हो वो इन्वेस्टमेंट में। तो इतने पैसे जब उनके पास बचे ही नहीं थे बिजनेस चलाने के लिए, तो शॉन वो बैंक्रप्सी फाइल करने गए नॉर्दर्न आयरलैंड में। मगर वहाँ पे भी
ख़त्म हुआ चीज़ें बुरी तरीके से, क्योंकि शॉन की जो चॉइस थी बैंक्रप्सी फाइल करने में नॉर्दर्न आयरलैंड में वो स्ट्रेटेजिक थी, क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड का लॉ बैंक्रप्ट बिजनेसेस को बिजनेसेस में वापस आने की मंजूरी देता है 12 महीने बाद बिजनेसमैन को। हालांकि एक जज ने इस बैंक्रप्सी फाइलिंग असर्टिंग को मना कर दिया, क्योंकि शॉन का मेन बिजनेस था वो आयरलैंड के बाहर था, और क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड था इसकी वजह से इम्पॉसिबल हो गया शॉन को अपने बिजनेस को रीस्टार्ट करना बिना अपने लोन्स को पे बैक किए। मगर उनके क्योंकि बिजनेस नहीं थे तो कोई भी चांस नहीं था कि वो कभी भी उन्हें पे कर सके दोबारा। इसके वजह से शॉन थे कैच 22 सिचुएशन में चले गए थे। मगर आयरलैंड ने ये जब तक डिसाइड नहीं किया कि नेशनलाइज कर देना चाहिए एंग्लो आयरिश बैंक को, तो इसके वजह से उन्हें बेल आउट मिल गई 34 बिलियन यूरोस की। और जैसे वो बैंक नेशनलाइज हुआ तो वो जो बैंक था जिसने शॉन को रीपे करने में मदद करी लोन को, मगर इस बार स्टेट ने अपनी सारी रिमेनिंग एसेट्स लेने का सोचा। इसके वजह से शॉन ने और उनके बच्चों ने जितने एसेट्स वो ले सकते थे वो लेने का ट्राई किया, मगर वो वहाँ पे भी पकड़े गए और उन्हें शॉन को चार्ज किया गया 9 हफ्ते तक जेल में रहने के लिए। और इसी के साथ साथ शॉन ने ऑफिशियली गिर गए थे आयरलैंड के सबसे रिचेस्ट इंसान से एक अपराधी होने पे। ये सारे लॉसूट्स और कोर्ट की लड़ाइयाँ बहुत सारी एक्सपेंसिव हुई शॉन और स्टेट के लिए, और इसी की वजह से जो बैटल की कॉस्ट थी 170 मिलियन यूरोज आई 2019 में स्टेट के लिए। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि केस को सेटल करना चाहिए। कोर्ट ने एग्री किया कि क्वीन फैमिली 440 मिलियन यूरोज रखे अगर वो अपने रिमेनिंग एसेट्स को $500 मिलियन देकर यूरोज में वापस दे सके स्टेट को। तो ऐसा लगता है कि क्वीन फैमिली जो है वो बहुत सारे पैसों के साथ जाने वाली है। इसी की वजह से बहुत सारे पब्लिक को डिवाइड करके चली गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं आयरलैंड में कि सीन को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि शॉन ने एक कैलकुलेटेड रिस्क बनाया एंग्लो पे, और अगर एंग्लो की गलती नहीं होती तो शॉन की इन्वेस्टमेंट पैंड आउट हो जाती। और वो ये फील करते हैं कि आयरलैंड जो था वो उन्होंने अनफेयरली लिए साइड्स एंग्लो की, और सैन इनोसेंट है। और दूसरी साइड पे स्पेक्ट्रम में क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि ये गलती एंग्लो की हो या फिर वो गलत ना हो, लेकिन शॉन ने जो इन्वेस्टमेंट करी वो इररिस्पॉन्सिबल है और वो कॉन्सिक्वेंसेस को फेस कर रहे हैं अपने एक्शंस को। और मेंशन नहीं करना कि जो पीपल जिन्होंने ट्रस्ट किया शॉन को और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ खरीदी उन्हें सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लॉसेज हुए। और मीन टाइम में ऐसा लगता है कि शॉन अभी भी 440 मिलियन यूरोज लेकर चले गए। और क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि शॉन की जो इंस्टिंक्ट थी कि वो छुप जाते थे एसेट्स के साथ, वो अपने सही रंग दिखाने लग गए। और दिन के आखिर में शॉन ने एक पुअर फैमिली बॉय की तरह शुरुआत करी फार्म में, जो कि अपनी सरलता और हम्बलनेस की वजह से काफ़ी अनथिंकेबल हाइट्स तक पहुंच गए। और एक पॉइंट पे वो चेरिश्ड हुए एरिश से और रिगार्ड किए गए मिरेकुलर सक्सेस स्टोरी में। मगर बस एक ही ओवर कॉन्फिडेंट इन्वेस्टमेंट लगी उनके डिस्ट्रॉय करने पूरी एम्पायर और रेपुटेशन को, जो कि उन्होंने बहुत ही सालों से बहुत मेहनत से बनाई थी। आपको क्या लगता है किसे ब्लेम करना चाहिए, शॉन या एंग्लो को? कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आप मानते हो कि लालच बुरी बला है। इसी के साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडिया सब सजेस्ट करने के लिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी सवालों के लॉजिकली आंसर्स के लिए। और हमारे इंटरनेशनल चैनल्स को भी चेकआउट कीजिएगा हमारी वीडियोज़ दूसरी लैंग्वेजेस में देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।